जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। कई हफ्तों की बंदी के बाद देश के कुछ राज्यों ने अब इसमें ढील देने की कवायद शुरू कर दी है। ढील देने का काम चरणबद्ध तरीके से होगा। माना जा रहा है कि ज़्यादातर जगहों पर संक्रमण के मामलों में अब काफ़ी कमी आ गई है। राजधानी दिल्ली में तो संक्रमण दर 1.5% से भी कम है। उत्तर प्रदेश में भी यह उतार पर ही है, लेकिन अभी पक्के तौर पर यह दावा करना सही नहीं होगा कि खतरा टल गया है। खतरा अभी कम भर हुआ है, यानी जोखिम बरकरार है। इस वक्त हम ऐसे नाजुक मोड़ पर हैं जिसमें अब जरा सी भी लापरवाही एक बार फिर तबाही के रास्ते पर धकेल सकती है। इसलिए अब जो राज्य बंदिशों में ढील दे रहे हैं, उन्हें फूंक फूंक कर कदम उठाने होंगे। पैरा हाल ही में गुजरे दौर को पलटकर देखना ज़रूरी है। दूसरी लहर ने जिस तरह से कहर बरपाया, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पिछले पखवाड़े संक्रमितों का रोजाना आंकड़ा 4 लाख के ऊपर निकल गया था। इसी के बाद देश को एक बार फिर से बंदी जैसे सख्त प्रतिबंधों की मार झेलने को मजबूर होना पड़ा। विषाणु का फैलाव रोकने के लिए राज्यों के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं रह गया था। लेकिन सवाल यह है कि ज़मीन को आखिर कब तक इस तरह कैद रखा जा सकता है। विराम। काम धंधे नहीं चलेंगे तो लोग भूख मरने लगेंगे, कर्ज में डूबते जाएंगे, कारोबार ठप होने लगेंगे। यह सब पिछले साल भी हम भुगत चुके हैं। इसलिए हालात को देखते हुए सरकारें भी मजबूरी को समझ रही हैं। बस देखने की बात यह है कि कौन सा राज्य कितनी छूट देता है और कितने बेहतर ढंग से महामारी के हालात और काम धंधे के बीच तालमेल बनाकर आगे बढ़ पाता है। गौरतलब है कि सभी राज्यों की बड़ी चिंता छोटे उद्योग धंधों को लेकर ज़्यादा है, क्योंकि राज्यों की आमदनी का बड़ा हिस्सा इनसे मिलने वाले करों से आता है। इसलिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ने आम जनजीवन को पटरी पर लाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। राजधानी दिल्ली में फिलहाल निर्माण कार्यों और फैक्ट्रियों में उत्पादन को छूट दी गई है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों ने सीमित संख्या में दुकानें खोलने की इजाज़त देने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में ढील का दायरा इसी के इर्द गिर्द रहेगा। यह सही भी है, क्योंकि ज़्यादा ढील या एक साथ सब कुछ खोल देना नए खतरे को न्योता देने जैसा होगा। पैरा बंदी में ढील के बाद के जोखिम भी कम नहीं हैं, क्योंकि पिछली एक बार साथ बाजार खोल देने से भीड़ बढ़ने लगी थी। इससे अब सबक लेना चाहिए। बारी बारी से बाजारों को खोलने के दिन और समय निर्धारित करना जरूरी है, ताकि भीड़ न बढ़े। मुश्किल तो है ही, क्योंकि लोगों को महामारी से भी बचाना है और अर्थव्यवस्था को भी रास्ते पर लाना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि दूसरी लहर के तांडव से लोगों में डर तो बना है, और यह डर फिजूल का भी नहीं है। इसलिए लोग खुद भी काफ़ी कुछ चिंतित और सतर्क तो हैं। इधर सरकारें भी चाह रही हैं कि लोग बचाव के लिए बनाए गए नियमों का पालन करें। अगर लापरवाही या चूक हुई तो महामारी से जंग जीतना मुश्किल हो जाएगा। पैरा जहरीली शराब
पीने से बड़े पैमाने पर लोगों के मारे जाने की घटनाएं देश के विभिन्न हिस्सों में होती रहती है, पर हर बार कुछ जांचें कुछ लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाइयों आदि की औपचारिकता के बाद मामले को रफा दफा मान लिया जाता है। अवैध शराब बनाने और उसके कारोबार पर नकेल कसने की जो पहल होनी चाहिए वह कहीं होती नहीं दिखती। इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से करीब 2 दर्जन लोगों की मौत हो गई। इस मामले में प्रशासन ने कुछ आबकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। विचित्र है कि ताज़ा घटना में जहरीली शराब लोगों ने एक अधिकृत दुकान यानी ठेके से खरीदी थी। बहुत साल पहले देशी शराब की बिक्री के लिए भी ठेके दिए जाने लगे थे। तब माना गया था कि इससे देशी शराब की गुणवत्ता, उसमें जहरीले तत्वों आदि की जांच में मदद मिलेगी और लोगों के चोरी छिपे जहां तहां गांव गिराव में बनने वाली शराब पीकर मौत के आगोश में समा जाने की घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा, मगर ऐसा होता नज़र नहीं आता। पैरा शराब की बिक्री 2 तरह से होती है, एक तो सरकारी दुकानों पर और दूसरी सरकारी मान्यता प्राप्त निजी दुकानों पर। कई राज्यों में इसकी बिक्री की ज़्यादातर जिम्मेदारी निजी ठेकेदारों को दे दी जाती है। उत्तर प्रदेश भी उन राज्यों में है। हालांकि निजी दुकानों पर बिकने वाली शराब के भंडारण, गुणवत्ता आदि पर आबकारी विभाग नज़र रखता है, पर ये दुकानदार चूंकि ऊंची सिफारिश और भारी रकम खर्च करके ठेके प्राप्त किए होते हैं, इसके लिए वे घटिया गुणवत्ता वाली शराब बेचने और आबकारी विभाग के अधिकारियों को अपने पक्ष में रखने का प्रयास करते हैं। इसी प्रवृत्ति के चलते अवैध शराब बनाने के धंधे पर रोक नहीं लगाया जा सका है। हकीकत यह भी है कि कई अवैध शराब बनाने वालों को ऊंचे रसूखदार लोगों का संरक्षण प्राप्त होता है और वे बड़े पैमाने पर ऐसी शराब विभिन्न राज्यों में पहुंचाने में सफल हो जाते हैं। घटिया गुणवत्ता होने के बावजूद उनकी बनाई शराब ठेके वाली दुकानों में भी बिकती देखी जाती है। स्थिति यह है कि देश का शायद ही कोई इलाका हो जहां अवैध रूप से शराब न बनाई जाती हो। पैरा हमारे देश में शराब पीने की संस्कृति नहीं है, इसलिए ज़्यादातर लोग सिर्फ नशे के लिए पीते हैं। ऐसे में शराब मकसद से उसमें स्प्रिट जैसी कुछ चीज़ें मिलाई पाई जाती हैं जो सेहत के लिए किसी भी रूप में ठीक नहीं मानी जाती। अवैध रूप से बनाई जाने वाली शराब में तो चूँकि गुणवत्ता नियंत्रण वगैरह का कोई पैमाना है ही नहीं, इसलिए उसमें मनमाने तरीके से ऐसे तत्वों को मिला दिया जाता है जिससे शराब जहरीली हो जाती है। ऐसा नहीं कि प्रशासन इन तथ्यों से अनजान है या उसे अवैध रूप से बनाने वाली शराब के ठिकानों की जानकारी नहीं है, मगर वह किसी लोभ या दबाव में अपनी आंखें बंद रखता है। इस तरह जहरीली शराब पीकर लोगों का मरना भी किसी आपदा से कम नहीं। उन मौतों को सिर्फ इसलिए रफा दफा नहीं किया जा सकता कि वे लोग गरीब थे और नशे की अपनी बुरी आदत की वजह से मारे गए। पूर्ण विराम।